नमस्कार। आज हम कला के इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प गुत्थी सुलझाने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो पत्थरों में छिपी है और दो महान संस्कृतियों के मिलन को दिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, क्या कभी ये सोचा है कि भगवान बुद्ध की कुछ मूर्तियां एकदम शांत और यथार्थवादी मतलब रियलिस्टिक क्यों दिखती हैं, जबकि कुछ दूसरी मुस्कुराती हुई और आइडियलाइज्ड? इसके पीछे का जो राज है ना, वो दो बहुत ही अलग अलग प्राचीन कला शैलियों में छिपा हुआ है, गांधार और मथुरा। तो चलिए हमारे पहले सुराग की तरफ बढ़ते हैं। गांधार कला शैली। ये शैली प्राचीन भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके यानी गांधार में पनपी, जो उस जमाने में सिल्क रूट पर एक बहुत अहम पड़ाव हुआ करता था। और इसी वजह से इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इसका बाहरी, खासकर यूनानी रोमन प्रभाव। इस शैली में ना बुद्ध को अक्सर यूनानी देवता अपोलो जैसा दिखाया गया है, जैसे लंबे लहरदार बाल, शरीर पर सिलवटों वाले कपड़े जो एक रोमन टोगा जैसे दिखते हैं, और चेहरे पर एक बहुत गहरा, ध्यान में डूबा हुआ भाव। यहाँ रियलिज्म पर बहुत जोर था, मतलब इंसानी शरीर और कपड़ों को बिल्कुल असली जैसा दिखाने की कोशिश की गई थी। तो आसान शब्दों में कहें तो गांधार शैली पूरब और पश्चिम का एक जबरदस्त आर्टिस्टिक संगम थी। ये वो पॉइंट था जहां भारतीय आध्यात्मिकता यूनानी कला की तकनीकों से मिली। कह सकते हैं कि ये आर्ट के जरिए हुआ एक कल्चरल डायलॉग था। और हाँ, इस रियलिज्म को हासिल करने के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ था उस पत्थर का जो इस्तेमाल होता था। गांधार के जो कलाकार थे वो ग्रे या नीले शिस्त पत्थर का इस्तेमाल करते थे, जो बारीक नक्काशी के लिए एकदम परफेक्ट था। इसी पत्थर की वजह से वो मांसपेशियों को और कपड़ों की सिलवटों को इतना जीवंत रूप दे पाते थे। अब आते हैं हमारे दूसरे सुराग पर, मथुरा कला शैली। ये पूरी तरह से भारतीय परंपरा और यही की मिट्टी से जुड़ी हुई थी। यहाँ ना कहानी बिल्कुल पलट जाती है। मथुरा शैली में कोई विदेशी प्रभाव नहीं था, ये पूरी तरह से स्वदेशी थी। इसमें बुद्ध को एक आदर्श रूप में दिखाया गया है, एकदम मुस्कुराता हुआ, खुश चेहरा, चौड़े और मजबूत कंधे जो शक्ति को दिखाते हैं, और एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा जो मूर्ति से निकलती हुई महसूस होती है। तो मतलब ये हुआ कि मथुरा शैली का फोकस रियलिज्म पर नहीं बल्कि सिंबोलिज्म यानी प्रतीकवाद पर था। इसका मकसद ये दिखाना नहीं था कि बुद्ध असल में कैसी दिखते थे, बल्कि ये बताना था कि वो किस चीज का प्रतीक हैं, आनंद का, शक्ति का और मन की शांति का। ये उनके बाहरी रूप से ज्यादा उनके अंदर के गुणों का चित्रण है। और बिल्कुल गांधार की तरह ही यहाँ भी पत्थर की चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट थी। मथुरा के कलाकारों ने वहां के लोकल लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया। इस पत्थर ने मूर्तियों को एक गरम, जीवंत रंग दिया, जो गांधार के ठंडे ग्रे पत्थर से एकदम अलग था। तो लीजिए, अब हमारे पास दोनों सुराग हैं, एक तरफ गांधार का यूनानी रियलिज्म और दूसरी तरफ मथुरा की भारतीय आदर्शवादिता। चलिए अब इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाने के लिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। तो यहाँ पर मुख्य अंतर एकदम साफ है। एक तरफ है गांधार का विदेशी असर और यथार्थवाद, तो दूसरी तरफ है मथुरा की अपनी देसी परंपरा और उसकी प्रतीकात्मकता। पत्थर का फर्क, चेहरे के भाव का फर्क और शरीर की बनावट का फर्क, ये सब मिलकर दो अलग अलग दार्शनिक दुनियाओं की कहानी कहते हैं। लेकिन ये जो तुलना है ना, ये सिर्फ स्टाइल का फर्क नहीं बताती, बल्कि इससे एक बहुत गहरा सच भी सामने आता है। ये कला में संस्कृतियों के विचारों का संगम है। तो आखिर में ये मूर्तियां सिर्फ पत्थर की आकृतियां नहीं हैं, ये तो अपने आप में इतिहास की गवाह हैं। गांधार हमें बताता है कि कैसे अलग अलग कल्चर एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे पर असर डालते हैं, जबकि मथुरा हमें हमारी अपनी स्वदेशी परंपराओं की ताकत और खूबसूरती की याद दिलाता है। और दोनों मिलकर हमें ये दिखाते हैं कि दिव्यता को दर्शाने का कोई एक ही सही तरीका नहीं होता। और ये बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए,